हाँ, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरा और मेरी सरकार, और इस वक्त हम पोस्ट पोल सर्वे बता रहे हैं और आज हमारा ध्यान इस वक्त राजस्थान के ऊपर है। और हमने ये बताया था कि राजस्थान में किस तरीके से जो वोट का अंतर है बीजेपी कांग्रेस के बीच में 10% वोटों का अंतर है और ये क्या सीटों में किस तरीके से तब्दील होगा, अब हम आपको जानकारी देते हैं। बीजेपी को राजस्थान के अंदर 126 से 136 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 126 से 136 सीटें मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 49 से 57 सीट मिलती नजर आ रही है और मुझे लगता है पिछले 15 साल में ये ऐसा आंकड़ा होगा जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। भी क्या कहें, 2/3 बहुमत, 2/3 के आसपास से नजर आ रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है दरअसल क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने एक सवाल आपसे पूछा संजय जी, क्यों ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि इतना जबरदस्त, आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी सेंटर का भी हो सकता है, स्टेट का भी हो सकता है, कहीं कुछ और कोई और चर्निंग नहीं हो रही? क्योंकि यहां पर मैं एक और सवाल जोड़ दूं, अशोक गहलोत ने, ऐसा नहीं है कि कल्याणकारी जन कल्याण की स्कीम्स बहुत है, फेहरिस्त बहुत लंबी है, क्या उनका कोई इंपैक्ट नहीं दिखा? वो जादूगर भी कहे जाते हैं, कोई जादू नहीं कर पाए। देखिए, हम लोगों ने इन सब बातों की चर्चा अभी कुछ ही मिनट पहले की। अशोक गहलोत की सरकार का जो कामकाज है उसके बारे में लोगों का जो नेगेटिव रेटिंग बहुत ज्यादा नहीं है। लोग मोटा मोटी कामकाज से संतुष्ट हैं, लेकिन केंद्र सरकार से बहुत नाराजगी है और खासकर महंगाई की वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से। तो इसका जो खामियाजा जो है वो अशोक गहलोत की सरकार को भुगतना पड़ रहा है। एक पहला कारण ये। दूसरा कारण हमें पता है कि कांग्रेस के बीच में जो अंतर्द्वंद, जो अलग अलग नेताओं के बीच में जो खींचतान राजस्थान में है, वो उसका भी मार अशोक गहलोत को झेलना पड़ रहा है। और पॉजिटिव बात अगर हम बीजेपी की तरफ से करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया और उसके जो सेंट्रल लीडरशिप है उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन चलाया। जैसा राकेश सिन्हा जी अभी कह रहे थे, बहुत सारे सेंट्रल लीडर्स ने जाके वहां कैंपेन किया, चुनाव सभाएं की और इन सब का असर दिखाई पड़ता है क्योंकि उनका वोट काफी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अपने दर्शकों का 2-3 आंकड़े और बता देते। एक, कौन बने मुख्यमंत्री, जब यह सवाल पूछा गया तो वसुंधरा राजे के पक्ष में 49% लोग थे। सिटिंग मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, सिर्फ 27%, यानी 49% लोग वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे, अशोक गहलोत को सिर्फ 27%। बाकी आंकड़े जो है उनका कोई मतलब दरअसल राजस्थान के अंदर नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलर वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत उनसे बहुत पीछे हैं। एक सवाल और भी था कि भाई कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावित थे इस पूरे में, और ये आंकड़ा यहां काफी महत्वपूर्ण है। महंगाई 27% लोगों की नजर में दरअसल महंगाई बहुत बहुत बड़ा मुद्दा था। भ्रष्टाचार 16%, यानी 11% का फर्क है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई। जी, आपने अभी चर्चा की कितने प्रतिशत लोग वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। राजस्थान में तो ये सबसे आगे हैं, ये स्पष्ट है। लेकिन आशुतोष, अगर इसी सवाल का अलग अलग राज्यों में और अलग अलग समय में, अलग अलग जब समय में चुनाव हुए, उससे अगर तुलना करें, उसमें भी वसुंधरा राजे सिंधिया बहुत आगे दिखाई पड़ती है। तो ये बहुत अभूतपूर्व पॉपुलैरिटी का एक संकेत है। यहां पर शाहनवाज भाई एक चीज समझाइए, हमने छत्तीसगढ़ की बात की, वहां आपकी सरकार बनती दिख रही है, रमन सिंह की हैट्रिक लगती दिख रही है, हैट्रिक आपकी सरकार की मध्य प्रदेश में भी हो रही है। लेकिन जहां आप सरकार में नहीं थे, दरअसल वोटों का जो फासला है, जो अंतर है कांग्रेस के साथ, और सीटों का अंतर भी सबसे ज्यादा राजस्थान में दिख रहा है। राजस्थान में ऐसा क्या खास किया, एक चीज अगर आप गिनवाएं तो? देखिए, राजस्थान में हम क्या गिनवाएंगे, जो चीज IBM 7 गिनवा रहा है कि जो हमारी नेता हैं वहां वसुंधरा राजे सिंधिया, वो 57% उसकी लोकप्रियता उनकी दिखाई है। 49 गजब का करिश्मा उनमें 49%। जी। तो 49% जो आप दिखा रहे हैं जी, और उनमें गजब का करिश्मा और कांग्रेस की बैड गवर्नेंस जी, सेंट्रल स्टेट दोनों, तो ये हमारी बड़ी ताकत थी, क्योंकि लोगों का जो यकीन था वो वसुंधरा जी के चेहरे पे था। और एक बात और याद रखिए कि वसुंधरा जी पिछली बार भी चुनाव में बहुत नैरो मार्जिन से हारी थी, उनकी लोकप्रियता कम नहीं थी। हमने स्वीकार किया कि हमारी खुद की कमियां थी जिससे हमारे थे। और उनकी तुलना जब होती थी कि वसुंधरा जी थी तो राजस्थान कैसा था,
तो अल्पसंख्यकों को भी लगता था, सारे समाज को लगता था कि वसुंधरा जी तो ज्यादा अच्छी थी। यानी शाहनवाज भाई, आपके कहने का मतलब ये कि वसुंधरा राजे का करिश्मा और सरकार का मिस गवर्नेंस। राकेश जी, एक सवाल हमारे दर्शकों के मन में होगा, आखिर इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों नहीं? दरअसल कांग्रेस ने कहा है कि वो सिद्धांत के तौर पर ना तो एग्जिट पोल में जाएंगे ना ही पोस्ट पोल सर्वे में जाएंगे, इसलिए कांग्रेस का कोई आदमी हमारे इस पैनल में। राकेश जी, ये जो महंगाई वाला आंकड़ा है 27%, दरअसल ये अंडरलाइंग थीम है आज जो हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं शाम 6 बजे के बाद से, कि महंगाई यानी राज्य सरकारों की कमियां कम, जो केंद्र सरकार की कमियां हैं वो ज्यादा है। देखिए, एक कंपाउंड हुआ है जो एंटी इनकम्बेंसी सेंटर के खिलाफ है और एंटी इनकम्बेंसी स्टेट के खिलाफ एक कंपाउंड हुआ। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि गहलोत जी की सरकार, गहलोत व्यक्तिगत रूप से चाहे जैसे भी हों, एक रूटीन काम काज करने वाली सरकार सिद्ध हुई है। जैसे बार बार चर्चा हो रही है कि जो राज्य दिल्ली से नजदीक है उसकी स्थिति थोड़ी भिन्न होती है, तो राजस्थान के लोगों का भी एस्पिरेशन ऐसा था कि एक दृष्टि हो डेवलपमेंट का, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, और दिल्ली के नजदीक होने का जो एक एस्पिरेशन बना, उस एस्पिरेशन को पूरा करने में गहलोत सरकार विफल रही है। जो वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार ने कामकाज शुरू किया था, वो कामकाज वहीं का वहीं रह गया है। इसीलिए मुझे लगता है लोग एक परिवर्तन चाहते हैं और वसुंधरा राजे को इस मामले में वसुंधरा राजे सिंधिया को द बेस्ट अल्टरनेटिव मानकर चल रहे हैं। विवेक जी, ये जो सवाल खड़ा हो गया है कि भाई महंगाई 27%, अभी संदीप ने इशारा किया कि मुफ्त दवाएं देने का कार्यक्रम शुरू किया गया, और केंद्र की सरकार अगर आप देखिए तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू लैंड, फूड सिक्योरिटी बिल, सारे वेलफेयर मेजर्स लेने की, तो क्या वेलफेयर वाली पॉलिटिक्स इस देश में नहीं चलने वाली क्या? नहीं, हम तो वेलफेयर से दूर हो गए, हम लोग राइट बेस्ड पे आ गए हैं। राइट बेस्ड में व्यक्ति जो है उसको डायरेक्ट आप मिलेगा, जब जिस समय जो भी आए हैं कानून वो मिलेंगे, उसके अभी परिणाम हमारे सामने नहीं आए हैं। लेकिन दो बातें बहुत साफ हो गई हैं इससे। एक तो विचारधारा विहीन राजनीति दिखाई पड़ रही है, कहीं भी कोई विचारधारा दिखाई नहीं पड़ रही है कि आपका डेवलपमेंटल मॉडल क्या होगा। केवल व्यक्तिपरक, और वो भी चमत्कारिक व्यक्तिपरक, कि कल आऊंगा और मैं सब कुछ सफा कर दूंगा, तो ये कोई सकारात्मक राजनीति नहीं दिखाई पड़ रही। पर अगर सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें तो दूसरी तरफ से भी ऐसे कहा जाता है कि हम मानो जेब से पैसे दे रहे हो, अपनी जेब से, आम जनता के पैसे हैं, अरे हमने पैसे दे दिए और राज्य सरकार ने काम नहीं किया, ये भी हो रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा था संदीप जी कि यह जो मानसिकता माई बाप कल्चर की और मैं एक जादुई छड़ी की, दोनों तरफ वो दोनों बदलनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात से सहमत हूं कि वैचारिक राजनीति नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब व्यक्ति आता है एक विचारधारा की पृष्ठभूमि में आता है और डेवलपमेंट का मॉडल दिया जा रहा है, कोई मॉडल नहीं है, ना कोई मॉडल है, ना कोई विचारधारा है, व्यक्ति है, केवल व्यक्ति। हम व्यक्ति को ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, विचार को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्या विचार है बताइए आप कोई विचारधारात्मक मॉडल अगर प्रस्तुत कर रही हो वसुंधरा राजे या इवन उस पर जब मोदी साहब कौन सा मॉडल? पुरुषोत्तम जी, क्या नजर आता है आपको? मतलब अगर ये जो दृष्टि नजर आ रही है, यानी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बहुत है केंद्र सरकार की। कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी तो जाहिर है कि सारे सर्वेक्षण में दिखी रही है। मुझे लगता है कि असल में समस्या असंवेदनशीलता की भी है। महंगाई अपने आप में एक इशू है, हम सब देख रहे हैं, महंगाई हम सब भी झेल रहे हैं। उसके बाद आप बयान सुनते हैं कि साहब बंबई में 5 रुपए में पेट भर खाना मिल जाता है, दिल्ली में 12 रुपए में पेट भर खाना मिल जाता है। तो असल में मैं मानता हूं कि इस देश की जनता में इतनी मैच्योरिटी है कि अगर कोई जेन्युइन समस्या हो तो लोग सरकार के साथ कष्ट सहने को भी तैयार होते हैं। लेकिन महंगाई हो अंधाधुंध, हर चीज के दाम बढ़ रहे हों, और आप ये कहने की बजाय कि हाँ भाई महंगाई की समस्या है, हम उसको हल करेंगे, हमारी संवेदना है इसके साथ, आप कहें कि हाँ महंगाई तो है लेकिन 12 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। ये जो अहंकार है, ये जो डिस्कनेक्ट है, ये चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई पार्टी हो, उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं, ये बहुत रोचक स्थिति है कि गहलोत के कामकाज से, इसलिए उसको केवल रूटीन सरकार नहीं कहा जा सकता। गहलोत की सरकार ने एक वेलफेयर मॉडल लागू किया, उस कामकाज से 50% लोग संतुष्ट हैं, या जितने भी संतुष्ट हैं, 54% या जो भी, लेकिन उनको सीएम दोबारा नहीं देखना चाहते, दोबारा सीएम नहीं देखना चाहते। नारायण तो उसका मतलब यह है कि कांग्रेस की सरकार का मतलब यह है कि महंगाई और ऊपर से इस तरह के बयान के 12 रुपए में आपको भरपेट खाना मिल जाएगा। एक और दिलचस्प आंकड़ा है नारायण बारट साहब, क्योंकि आप जमीनी हकीकत हम सबसे बेहतर जानते हैं राजस्थान की, वो ये है कि ग्रामीण इलाके में बीजेपी को जबरदस्त समर्थन मिलता दिख रहा है, जबकि शहरी इलाकों में, कई इलाकों में कड़ा मुकाबला है। ये ऊंट उल्टे करवट बैठ रहा है क्या? इसको थोड़ा समझाएंगे हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, जो पोलिंग परसेंटेज हुई है
एक तो माइनॉरिटी की जबरदस्त हुई है और कम से कम 14 जिले ऐसे हैं जहां 10 से 12% माइनॉरिटी की पॉपुलेशन है और 9 जिले ऐसे हैं जहां 5% से 6%, 7% तक है। और ऐसी ओवरवेलमिंग वोटिंग मैंने अरसे बाद माइनॉरिटी की देखी है। दूसरा जो मैंने एक निवेदन किया आपको कि जो ग्रामीण इलाका है उसमें कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन और पोलिटिसाइजेशन हुआ। जो प्रमुख प्रभावी जातियां हैं उनके प्रत्याशी थे और उस जाति को यह लगा कि इस बार नहीं जीते तो ये सीट हमारे हाथ से हमेशा के लिए जा सकती है। जब वो गोलबंद हुए तो बाकी जातियां भी उनके खिलाफ गोलबंद हुई, इसलिए पोलिंग ज्यादा हुई है। और जो दोनों का समर्थक वर्ग अलग अलग है, बीजेपी का समर्थक वर्ग वाचाल, वाकपटु, आर्टिकुलेट है। इनका जो समर्थक वर्ग है वो कुपोषण का शिकार, आर्टिकुलेट नहीं है, बोल नहीं पाता है, उनका एक्सप्रेशन कमजोर। नारायण जी, आपने कहा कि जो अल्पसंख्यक इलाके थे वहां ओवरवेलमिंग वोटिंग हुई है, किसके पक्ष में हुई? कुछ जानकारी आप बता पाएंगे? देखिए, मुझे एक बुजुर्ग मुस्लिम ने कहा कि मैं इसको भूल नहीं सकता कि कार से कोई कुत्ता भी मर जाए तो मुझे दुख हो सकता है। जहां उनका अल्पसंख्यक वर्ग का प्रत्याशी था वहां उन्होंने उसको वोट दिए, चाहे वो बीजेपी का था या कांग्रेस का था या किसी थर्ड फ्रंट से खड़ा हुआ हो। लेकिन जहां मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी की 20 सभाएं हुई है, बहुत घनीभूत सभाएं हुई है, क्राउडेड सभाएं हुई है, उसका काउंटर भी ये कुछ प्रेक्षक मानते हैं कि हो सकता है कि इतना बड़ी तादाद में अक्रॉस स्टेट मुस्लिम्स ने पोलिंग की है, जो पहले मैंने बहुत चुनावों के अरसे पहले देखी होगी ऐसी कतारें लगी हुई। और एक जो मैं लॉस कांग्रेस को देखता हूं कि इस समय 195 बीएसपी के कैंडिडेट खड़े हैं, 38 सीपीएम के खड़े हैं, 23 सीपीआई के हैं। तो ये किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में दखल कर रहे हैं? कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूंसी में दखल कर सकते हैं। तो वो भी एक कारण हो सकता है जो कांग्रेस पे कुछ एक नेगेटिव प्रभाव। बिल्कुल नारायण जी।